हाँ, तो चैप्टर का नाम है क्लबिंग। क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब होता क्या है? क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब होता है दो लोगों का इनकम को कम क्लब करना। मतलब दो लोगों के इनकम को एक साथ जोड़ देना, उसका मतलब होता है क्लब करना। जैसे कि बहुत बार हम लोगों को बोलता है कि दो ऑफर क्लब नहीं होगा। यहाँ पे दो ऑफर क्लब नहीं होगा मतलब दो ऑफर को हम लोग जोड़कर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो उसी को कहते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। इनकम कब क्लब हो जाएगा? तो सबसे पहले यहाँ पे मीनिंग है अ पर्सन इज टैक्स्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम अर्न्ड बाय हिम ओनली। एक इंसान पे टैक्स लगता है जब वो खुद इनकम अर्न करता है। मतलब अगर मेरे ऊपर टैक्स लग रहा है तो सिर्फ मेरे इनकम पे ही टैक्स लगेगा। मेरे हस्बैंड के इनकम पे या मेरे फादर की इनकम पे हमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हर आदमी अपने इनकम पे खुद टैक्स देता है, और ये ऑब्वियस है। In certain cases, in certain special cases, income of other person is included, which is called clubbing of income। पर कभी कभी क्या होता है, मेरे इनकम के साथ हमको किसी दूसरे के इनकम पे भी टैक्स देना पड़ता है। नॉर्मली ये होता है कि हम अपने इनकम पे खुद टैक्स देते हैं, पर कभी कभी कुछ स्पेशल केस में ऐसा होता है कि हमको दूसरे के इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ता है। तो इसी इसी को कहते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। इन ही विल बी लाइबल टू पे टैक्स ऑफ हिज एंड अदर पर्सन। तो मेरे को खुद के इनकम पे तो टैक्स देना ही है, और वो दूसरे पर्सन के ऊपर भी हम ही को टैक्स देना है। ऐसा कब होता है? एग्जाम्पल, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इज क्लब्ड विद हिज और हर और हिज पेरेंट्स। जैसे सोचो, आज एक बच्चा इनकम करता है, माइनर चाइल्ड मतलब 18 ईयर से छोटा बच्चा है, वो इनकम करता है, तो उसके इनकम के ऊपर भी टैक्स होना चाहिए। बट 18 इयर्स जब तक नहीं हुआ है, वो टैक्स नहीं दे सकता। तो उसके इनकम पे टैक्स कौन देगा? उसके इनकम पे उसका पेरेंट टैक्स देगा, आइदर फादर या मदर। मदर या फादर में कोई एक जन टैक्स देगा। तो कौन देगा ये आगे पढ़ेंगे। क्लबिंग प्रोविजन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। देखो कभी कभी क्या होता है, ये सारे अलग अलग केसेस हैं, ये हमें याद रखना होगा। तो क्लबिंग प्रोविजन इन केस ऑफ, कब क्लब हो जाएगा? जब एसेट ट्रांसफर नहीं हुआ है। जैसे सोचो, मेरा एक घर है, मेरे हस्बैंड के नाम पे एक घर है। उस घर का, वो घर का ओनरशिप किसके पास है? उस घर का ओनरशिप मेरे हस्बैंड के पास है। उसका ओनर कौन है? मेरे हस्बैंड। पर उसका जो इनकम है वो हम कलेक्ट करते हैं। इनकम हम कलेक्ट कर लेते हैं, या वो इनकम कलेक्ट करके मेरे को ट्रांसफर कर देते हैं, मेरे बैंक अकाउंट में पैसा डाल देते हैं। तो इस इनकम पे टैक्स किसको देना पड़ेगा? मेरे हस्बैंड को। क्यों? क्योंकि वो एसेट जिसका है उसको टैक्स देना पड़ेगा। वो ये नहीं बोल सकते कि घर मेरा है, पर ये इनकम हम पूरा अपनी वाइफ को दे देते हैं, ये इनकम हम नहीं रखते हैं। वो ऐसे नहीं बोल सकते। या हम क्या, कोई भी दूसरा आदमी अगर घर मेरा है और उसका रेंट तुम लोग ले लेते हो सामने वाले से, सोचो हम उसको भाड़ा पे चढ़ाएं। घर मेरे नाम पे है, बट रेंट तुम लोग में से कोई एक जन जाके कलेक्ट कर लेता है, और तुम लोग ही रेंट, रियल में रेंट तुम लोग के पास है। फिर भी उस रेंट के ऊपर कौन टैक्स देगा? हम ही टैक्स देंगे, क्योंकि एसेट मेरे नाम पे है। तो इसको हम एक्सप्लेन किए हैं। इफ अ पर्सन ट्रांसफर्स इनकम फ्रॉम एन एसेट ओन्ड बाय हिम विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट from which the income is generated, then the income on such asset is taxed in the hands of transferor। मतलब अगर हम वो इंसान है जिसका एसेट है, में हम ओन करके रखे हैं, तो हम तुम लोगों को उसका इनकम दे देते हैं, उससे जो भी इनकम जनरेट होता है वो इनकम तुम लोगों को दे देते हैं। पर एसेट तुम लोग को नहीं दिए, एसेट अभी भी मेरा है। तो उसके ऊपर टैक्स कौन देगा? ट्रांसफरर, मतलब हम ही देंगे। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझाए हैं। आर हैज गिवन हिज हाउस ऑन रेंट। आर समझो हम है, हम अपना घर को भाड़ा पे लगाए हैं, रेंट पे। उससे रेंट आता है 8400। ही ट्रांसफर्स एंटायर रेंट टू हिज फ्रेंड के। हम अपना पूरा रेंट अपने एक फ्रेंड के को दे देते हैं, बट ही डिड नॉट ट्रांसफर द हाउस। बट मैंने अपना घर उसके नाम पे नहीं किया है। रेंट विल बी टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ आर। तो उस रेंट के ऊपर आर को ही टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद बोल रहा है क्लबिंग प्रोविजन एक्सीड्स इन केस ऑफ रिवोकेबल ट्रांसफर।
क्लबिंग प्रोविजन तब भी अप्लाई होता है जब रिवोकेबल ट्रांसफर रहे। अब ये रिवोकेबल ट्रांसफर क्या है, ये बता रहा है कब कब क्लब होगा। पहले हम लोग पढ़े माइनर अगर है तो क्लब हो जाएगा, अगर एसेट किसी और का है, इनकम कोई और ले रहा है, तो भी क्लब हो जाएगा। ये तीसरा केस है जब रेवोकेबल ट्रांसफर होगा। इट इज अ ट्रांसफर इन विच transferor directly or indirectly exercises control over the asset transfer. In this case, income is taxed in the hands of transferor. जैसे सोचो, आज ये घर मेरा है, पर हम तुम लोग को ये दे दिए हैं, मतलब हम तुम लोग को बोले हैं इस घर के अंदर रहो, पर हम इस घर को कंट्रोल, जैसे कि होता है ना, पेरेंट्स का घर होता है, सोचो जिस घर में हम रह रहे हैं ये मेरे इन लॉज के नाम पे है, पर पूरा इस घर में हम रह रहे हैं, इस घर का टैक्स हम भर रहे हैं, इस घर का सारा खर्चा हम उठा रहे हैं, इस घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, इस घर पे जितना भी कुछ आ रहा है सब मेरे नाम पे आता है, सब कुछ सारा खर्चा हम भरते हैं। बट इस घर के ऊपर कंट्रोल मेरे इन लॉज का है, मतलब हम इस घर को कभी बेच नहीं सकते क्योंकि ओनरशिप उनका है और कंट्रोल भी उनका है। भले उन्होंने मुझे पूरा रहने के लिए दे दिया है, मतलब बाहर के आदमी को पता भी नहीं है कि ये घर उनका है, मेरा नहीं है। सबको पता है कि ये घर मेरा ही है, सब कुछ है, उन्होंने इस तरह इस पे कंट्रोल करके रखा है। तो भी सारा इनकम फिर उन्हीं के हाथ में टैक्सेबल होगा, मेरे हाथ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा अगर हम इस घर से कल को कोई भी इनकम करते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज क्या है, अगर किसी एसेट पे हम कंट्रोल करके रखे हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, तो भी उस घर से कोई भी इनकम होगा, तो भी वो इनकम जिसका जो ट्रांसफरर है उसी के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। फोर्थ है रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय स्पाउस। स्पाउस का मतलब होता है हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, एक दूसरे का दोनों स्पाउस होता है। तो रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय स्पाउस ऑफ एन इंडिविजुअल बी क्लब्ड विथ हिम और हर इनकम। कभी कभी क्या होता है, हस्बैंड का इनकम वाइफ के साथ क्लब हो जाता है, या फिर वाइफ का हस्बैंड का इनकम वाइफ के साथ, वाइफ का इनकम हस्बैंड के साथ क्लब हो जाता है। ऐसा कब होता है, any remuneration that is salary received by spouse of an individual from a concern in which the individual is having substantial interest is clubbed with the income of the individual. ये बात ध्यान से समझो, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब, ये चीज को हम नीचे समझाएंगे एग्जाम्पल से। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। spouse of the individual employed in the concern in which the individual is having substantial interest. सोचो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही अर्न करते हैं, एक ए लिमिटेड कंपनी है, उसमें मेरे हस्बैंड का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। किसी भी इंसान का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उस कंपनी में, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि उसने उस कंपनी का शेयर्स खरीद के रखा है, इक्विटी शेयर्स खरीद के रखा है। जब भी हम लोग किसी कंपनी का इक्विटी शेयर्स खरीद के रखते हैं तो हम लोग कहते हैं कि इसका इस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। अब कितना शेयर्स खरीद के रखे हैं, सोचो मेरे हस्बैंड जो है वो रिलायंस रिलायंस जो कंपनी है उसका 20% या उससे ज्यादा 20% और मोर इक्विटी शेयर्स खरीद के रखे हैं, तो ये बोला जाएगा कि मेरे हस्बैंड का उस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है अगर कोई बोल रहा है, इस लैंग्वेज का मतलब है कि मेरे हस्बैंड का रिलायंस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, इसका मतलब है उन्होंने रिलायंस का 20% या उससे ज्यादा शेयर्स खरीद के रखा है, इक्विटी शेयर्स, इसलिए वो कह रहे हैं उनका रिलायंस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। अब हमको भी उस कंपनी से कोई जॉब मिल गया है, रिलायंस से में मेरे को भी जॉब मिल गया है, बट विदाउट एनी टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज और एक्सपीरियंस। सोचो वो उस कंपनी के 20% इक्विटी शेयर होल्डर हैं, इसलिए कंपनी मेरे को जॉब दे दिया है, मतलब वो रिक्वेस्ट किए, वो तो एक इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर है, वो रिक्वेस्ट किए मेरी वाइफ को भी आप जॉब दे दो, बट मेरे पास ना तो कोई टेक्निकल नॉलेज है, ना प्रोफेशनल नॉलेज है, ना पहले से कोई एक्सपीरियंस है, ना मेरा क्वालिफिकेशन है, तो मेरे को जॉब फिर क्यों मिला। तो ये क्लियर है कि मेरे को किसी के बोलने से जॉब मिला है। तो इस तरीके से अगर मेरे को उसी कंपनी में जॉब मिला है तो मेरे को जो भी सैलरी मिलेगा उस पे टैक्स मेरे हस्बैंड को ही देना पड़ेगा। क्यों,
क्योंकि मेरे पास कोई नॉलेज नहीं था, फिर भी मेरे को उस कंपनी में जॉब मिला जिसमें मेरे हस्बैंड का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि मेरे हस्बैंड के बोलने से मुझे जॉब मिला है, तो मेरा इनकम पे मेरे हस्बैंड को ही टैक्स देना पड़ेगा। और अगर कोई कंपनी नहीं है, कोई बिजनेस है, तो उसमें मेरे स्पाउस को 20% प्रॉफिट में हिस्सा होता है। अगर मतलब अगर कोई कंपनी है तो वो 20% शेयर खरीदेंगे, अगर बिजनेस है तो वो 20% प्रॉफिट शेयर लेते हैं उस बिजनेस का, तो भी बोलेंगे उस बिजनेस में उनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। तो इस तरीके के जहां पे मेरे स्पाउस का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, वहां से हम किसी भी तरीके का इनकम कर लेते हैं विदाउट एनी क्वालिफिकेशन और नॉलेज और एक्सपीरियंस। तो मेरा इनकम मेरे हस्बैंड के इनकम के साथ क्लब हो जाएगा, मतलब मेरे इनकम पे टैक्स मेरे हस्बैंड देंगे। इसके बाद हम लोगों को फिफ्थ पॉइंट दिया है, इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर टू स्पाउस विदाउट एन एडिक्वेट कंसिडरेशन बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ द ट्रांसफर। फिफ्थ केस क्या है कि कब इनकम क्लब हो जाएगा। जब सोचो, मेरे हस्बैंड का एक घर था, वो घर उन्होंने मेरे नाम पे ही कर दिया है, मतलब मुझे वो दिखा रहे हैं कि उन्होंने मुझे बेच दिया है। अब अगर उन्होंने मुझे बेच दिया है तो घर का जो ओरिजिनल वैल्यू है वो उन्हें मुझसे लेना चाहिए। मतलब जैसे सोचो, मेरा एक घर है, मैंने तुम लोगों को बेच दिया है, तो अगर मैंने तुम लोगों को बेचा है और उस घर का वैल्यू अगर 80 lakhs है, तो मुझे तुम लोगों से 80 lakhs लेना चाहिए। बट तुम लोगों से मैंने सिर्फ 5 लाख लिया है, तो ये एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं है, ये सही कंसिडरेशन नहीं है। और तो उस तरह का घर भले तुम्हारे नाम पे है, फिर भी उसके ऊपर टैक्स कौन देगा? हम ही को देना होगा, क्योंकि हम एसेट ट्रांसफर तो किए हैं, पर उसका सही, ये स्पाउस का बात हो रहा है, अननोन का नहीं। सिर्फ स्पाउस को अगर हम ट्रांसफर करते हैं, तो स्पाउस के अगर हम नाम पे कर रहे हैं बट उससे इनएडिक्वेट कंसिडरेशन ले रहे हैं या कुछ भी नहीं ले रहे हैं, पैसा ऐसे फ्री में उसके नाम कर दिए हैं ये एसेट, तो उस एसेट से ओनरशिप तो उसी का है, पर जो भी इनकम उस घर से होगा, उस इनकम के ऊपर मुझे ही टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसके नाम पे ऐसे ही कर दिया है विदाउट कंसिडरेशन और विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। तो इस तरीके के केस में भी मुझे ही टैक्स देना होगा। इसको हम एग्जाम्पल से समझाए हैं। इफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर हिज एसेट्स अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, इसमें घर का बात नहीं हो रहा है, घर छोड़कर और कोई भी एसेट हम ट्रांसफर करते हैं विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, then in case of such assets will be clubbed with the income of such individual। तो जिसने ट्रांसफर किया है उसी को इसके ऊपर टैक्स देना होगा। सिक्स्थ सिचुएशन है, सिचुएशन इन विच द क्लबिंग प्रोविजन डू नॉट अप्लाई। कब कब प्रोविजन ये जो क्लबिंग पढ़ रहे हैं, ये क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब जिसका इनकम है वही टैक्स देगा, उसके ऊपर दूसरे टैक्स नहीं देंगे। पहला, इन केस ऑफ इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर टू स्पाउस, अगर हम कोई एसेट अपने स्पाउस को ट्रांसफर कर दिए हैं, पर इफ द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, अभी हम ऊपर बोले थे अगर कोई एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं लिया है और ऐसे ही ट्रांसफर कर दिया है, तब उसके इनकम पे भी हम ही टैक्स देंगे। पर अगर हम उससे एडिक्वेट कंसिडरेशन लिए हैं, तो फिर उसके ऊपर वो खुद ही टैक्स देगा, हम उसके इनकम पे टैक्स नहीं देंगे। या फिर अगर कोई भी एसेट मैरिज के पहले, जैसे सोचो एक लड़का एक लड़की है, दोनों का शादी नहीं हुआ है, फिर लड़का अपना कोई घर या कोई भी प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, कुछ भी चीज लड़की के नाम कर देता है, लड़की को गिफ्ट कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, तो उसके ऊपर अगर वो गिफ्ट भी किया है, फ्री में भी दिया है, फिर भी ओनरशिप किसका है? लड़की का हो गया है, और अभी तक शादी नहीं हुआ है, तो लड़की खुद ही उसके ऊपर टैक्स देगी। तो अगर कोई भी चीज का हम ट्रांसफर किए, हस्बैंड वाइफ ट्रांसफर किया है, तो एडिक्वेट कंसिडरेशन होना चाहिए। अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन है तो लोग अपना अपना टैक्स देगा, अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं है तो भी जो ट्रांसफर किया है उसी को टैक्स देना पड़ेगा। पर अगर शादी के पहले ट्रांसफर हुआ है, तो जिसके नाम पे हुआ है उसी को टैक्स देना होगा, कंसिडरेशन एडिक्वेट हो या ना हो।
इसके बाद बोल रहा है इफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर हिज एसेट टू हिज सन्स वाइफ। सोचो, एक सास या ससुर मतलब इन लॉज अपने बेटे की वाइफ को मतलब अपनी बहू को कुछ देते हैं विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, और बदले में सोचो, एक गोल्ड का ज्वेलरी था, बहुत महंगा, 10-20 लाख का, वो सास अपनी बहू को दे रही है, कुछ बदले में ले नहीं रही है, ऐसे ही गिफ्ट कर रही है, फ्री का दे रही है। Then income from such assets will be clubbed with father-in-law and mother-in-law। तो अगर उस सामान से, ज्वेलरी को कल को बेचकर, सोचो वो बहू उस ज्वेलरी को बेच दी, तो बेचने से इनकम आया, उस इनकम के ऊपर कोई टैक्स लगेगा, उस टैक्स को फादर इन लॉ या मदर इन लॉ को देना होगा जिसने ट्रांसफर किया था। The relationship of father-in-law and daughter-in-law should exist both at the time of transfer of asset। जिस दिन एसेट ट्रांसफर हो रहा था उस दिन दोनों के बीच में इन लॉज वाला रिलेशनशिप होना चाहिए, एंड एट द टाइम ऑफ इनकम जनरेशन, और जिस वक्त वो बेच रही थी, उसको इनकम जनरेट हो रहा था, उस वक्त भी दोनों के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए। जैसे सोचो, मेरी सास ने मुझे अभी एक गोल्ड का पूरा सेट दिया जिसका कॉस्ट था 20 लाख रुपए। अब अभी तो वो मेरी सास है, मेरा रिलेशनशिप है उनके साथ डॉटर इन लॉ और मदर इन लॉ वाला, तो इस रिलेशनशिप में रहकर उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है वो 20 लाख का ज्वेलरी। अभी मैं उनकी बहू अभी भी हूँ, और मैं अभी जाकर उस ज्वेलरी को बेच देती हूँ 20 लाख में, तो ये 20 लाख के ऊपर टैक्स मेरी मदर इन लॉ को ही देना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसफर करते वक्त और उसको उससे इनकम जनरेट करते वक्त दोनों टाइम पे हम लोग इन लॉज वाले रिलेशनशिप में थे, इसलिए इसके ऊपर टैक्स मेरी मदर इन लॉ को ही देना पड़ेगा। पर अगर ऐसा होता है कि वो जिस दिन ट्रांसफर कर रही थी, आज वो मेरे को दे रही थी, उस दिन मैं उनकी बहू हूं, बट उनसे वो 20 लाख का ज्वेलरी लेने के बाद मेरा और मेरे हस्बैंड का डिवोर्स हो गया, तो अब मैं उनकी बहू नहीं हूँ। अब बाद में मैंने उन्हें उस ज्वेलरी को बेच दिया, तो इनकम जनरेशन के टाइम वो मेरी मदर इन लॉ नहीं थी, तो उस टाइम पे टैक्स मुझे खुद देना पड़ेगा। मतलब अगर दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप है, तब जो ट्रांसफर कर रहा है वही टैक्स देगा, जो अभी हम ऊपर बताएं। और दो लोगों के बीच अगर कोई रिलेशनशिप नहीं है ट्रांसफर और इनकम जनरेशन के टाइम, तो जो बेच रहा है, जो इनकम कर रहा है, उसको खुद टैक्स देना होगा, तब उसके ऊपर कोई और टैक्स नहीं देगा। फिर है पॉइंट 8, क्लबिंग इन द हैंड्स ऑफ फादर एंड मदर ऑफ अ माइनर चाइल्ड। अब एकदम नंबर 1 पॉइंट में हम बोले थे, माइनर चाइल्ड होता है जो 18 ईयर्स से छोटा होता है। जो 18 ईयर्स से छोटा होता है, अगर वो बच्चा इनकम कर रहा है तो उसका इनकम उसके पेरेंट के साथ क्लब हो जाता है। हम सबसे पहले पॉइंट में ये बोले थे कि वो बच्चा खुद के इनकम के ऊपर टैक्स नहीं देगा, उसका इनकम पे उसके फादर या मदर टैक्स देंगे। बट कौन सा ऐसा केस होगा जिसमें उस बच्चे को खुद टैक्स देना होगा? इसका आंसर ये है कि अगर वो बच्चा अपना टैलेंट से, अपना स्किल से, अपना क्वालिफिकेशन से कोई भी पैसा कमाता है, तो उस इनकम पे उसको खुद टैक्स देना होगा। जैसे कि हम लोग इतना सारा डांस शो देखते हैं, सिंगिंग शो देखते हैं, उसमें बच्चा खुद सिंगिंग करके या डांस करके जीतता है और प्राइज मनी लेता है, तो वो जो बच्चा इनकम कर रहा है वो खुद के टैलेंट से कर रहा है, खुद के स्किल से कर रहा है, तो उस तरीके की इनकम के ऊपर उस बच्चे को खुद टैक्स देना पड़ता है, खुद रिटर्न फाइल करना पड़ता है। अगर वो कोई मूवी कर रहे हैं, बच्चे जो मूवीज करते हैं वो खुद के टैलेंट से अर्न कर रहे हैं, तो उन इनकम्स के ऊपर बच्चे को खुद टैक्स देना पड़ता है। पर हम जो शुरू में बोले कि बच्चा का इनकम पेरेंट्स के साथ क्लब हो जाता है, वो कौन सा इनकम था फिर? वो ये इनकम था, सोचो मैंने अपने बच्चे के लिए एक बैंक अकाउंट खोल दिया है। अब उस बैंक अकाउंट में मैं उसके नाम पे पैसा रखती हूँ, तो इंटरेस्ट आता है बैंक अकाउंट से। इंटरेस्ट एक इनकम होता है अदर सोर्सेज का, तो वो तो बच्चे के अकाउंट से आता है, तो बच्चे का इनकम हुआ। पर वो बच्चा इसको नहीं कमा रहा है, इस इंटरेस्ट को, वो तो मैं उसके लिए सेव कर रही हूँ,
बस अकाउंट उसके नाम पे है तो इंटरेस्ट उसके नाम पे आ रहा है, बट रियल में ये उसका टैलेंट, उसका स्किल से उसने नहीं कमाया है। तो उस वो जो इंटरेस्ट इनकम है उसके ऊपर मैं या मेरे हस्बैंड टैक्स देंगे, उसका मदर या उसका फादर। वो बच्चा खुद टैक्स नहीं देगा, क्योंकि वो बच्चा उस इनकम को खुद नहीं किया है, वो हम लोगों ने ही उसके लिए किया है। अब क्वेश्चन आता है कि कौन टैक्स देगा, फादर टैक्स देंगे या मदर टैक्स देंगे? तो इसके ऊपर आंसर होता है फादर और मदर में जिसका इनकम ज्यादा है वो उसका इनकम के साथ टैक्स देगा। जैसे सोचो, मैं उसके लिए अकाउंट खोलती हूँ, मैं उसका पैसा जमा करती हूँ, तो इंटरेस्ट आता है उसका। अब उसका जो इंटरेस्ट आ रहा है, माइनर चाइल्ड का आ रहा है, बट ये उसके टैलेंट और स्किल से नहीं आ रहा है, ये मैंने कर दिया है। तो सोचो उसका 10,000 रुपये इंटरेस्ट आया 1 साल का, इसके ऊपर माइनर चाइल्ड टैक्स नहीं देगा, इतना क्लियर है। बट अब कौन देगा, मदर या फादर? उसके फादर का 1 साल का इनकम है 10 लाख रुपए और मदर का इनकम है 12 लाख रुपए। तो बच्चे का जो 10,000 है उसके ऊपर मदर टैक्स देगी, क्योंकि फादर और मदर में ग्रेटर इनकम मदर का है, तो बच्चे का इनकम क्लब होगा मदर के साथ। तो द इनकम ऑफ माइनर विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ दैट पेरेंट whose टोटल इनकम इज ग्रेटर। जिस पेरेंट का टोटल इनकम ग्रेटर होगा उस पेरेंट के साथ माइनर चाइल्ड का इनकम क्लब होगा। इसके बाद बोल रहा है इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड हु इज सफरिंग फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी अंडर सेक्शन 80U इज नॉट सब्जेक्ट टू क्लबिंग। एक्चुअली डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A जो हम लोग पढ़े थे उसमें बहुत सारा डिडक्शन का सेक्शन था, उसमें और एक सेक्शन है 80U। 80U पे कहा जाता है अगर एक डिसेबल्ड पर्सन खुद इनकम करता है, और तो देखो इनकम करता है उस आदमी को टैक्स तो देना पड़ेगा, अभी वो ठीक आदमी रहे, मतलब एबल्ड रहे या डिसेबल्ड रहे, हर हर आदमी को इंडिया में टैक्स देना पड़ता है। पर डिसेबल लोगों के लिए डेफिनेटली कुछ तो रिलैक्सेशन होगा, कुछ तो गवर्नमेंट मतलब बेनिफिट देगा, क्योंकि भाई सामने वाला डिसेबल है। तो अगर एक डिसेबल आदमी, सोचो एक आदमी है जिसका पैर नहीं है, तो वो डिसेबल है, बट वो बहुत अच्छा पेंटिंग करता है, तो वो अपने हाथ को यूज करके पेंटिंग करता है, वो पेंटिंग मार्केट में बेचता है, उसका इनकम आता है। अब वो इनकम तो कर रहा है, तो डिसेबल्ड आदमी है बट इनकम कर रहा है, तो उसको टैक्स देना चाहिए। तो वो आदमी को 80U के अंदर डिडक्शन मिल जाएगा। 80U में किसको डिडक्शन मिलता है? जो डिसेबल आदमी खुद इनकम करता है उसके लिए 80U में कुछ डिडक्शन रखा गया है। तो 80U में अगर वो डिडक्शन लेता है तो फिर वो अपना इनकम क्लब नहीं कर सकता है। मतलब माइनर चाइल्ड है, सोचो, और वो पेंटिंग करके अर्न कर रहा है और उसका इंटरेस्ट भी आ रहा है बैंक से। हम सोचो, एक मदर है जो अपने बच्चे के लिए बैंक अकाउंट खोली थी, तो उसका इंटरेस्ट आ रहा था, और वो बच्चा जो है वो डिसेबल भी है, तो वो पेंटिंग करके अपने स्किल से खुद कमाता है, तो वो तो 80U में अपना डिडक्शन लेता होगा। अब 80U क्योंकि वो स्किल से कमाता है तो वो टैक्स देता होगा, खुद देता होगा। अब अगर वो खुद टैक्स देता होगा तो वो 80U में डिडक्शन भी लेता होगा, तो उसका जो इंटरेस्ट आ रहा है बैंक से उसके ऊपर उसकी मदर टैक्स नहीं देगी, उसके ऊपर वो खुद टैक्स देगा। क्यों? क्योंकि वो 80U वाला बेनिफिट लेता है। अगर वो 80U वाला बेनिफिट लेता है तो उसको क्लबिंग नहीं मिलेगा, उसके नाम पे जितना इनकम आएगा सब पे उसको खुद टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो उसके स्किल से हो या नहीं हो। फिर है व्हेन इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड अर्न ड्यू टू एनी मैनुअल वर्क। मैनुअल वर्क मतलब सोचो वो कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बच्चों से हम लोग ब्रिक्स को बोलते उठा उठा के कंस्ट्रक्शन साइट पे रखो, तो ये तो वो मैनुअल वर्क कर रहा है। By his own skill, talent और specialized knowledge and experience are not subject to clubbing। अगर वो इस, देखो हम स्किल टैलेंट स्पेशलाइज्ड नॉलेज बोले थे, उसमें मैनुअल वर्क भी आता है, मतलब सिर्फ स्किल टैलेंट स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ अगर वो मैनुअल वर्क करके भी खुद का काम करके ब्रिक्स का काम कर रहा है, किसी शॉप में वो सोचो एक लेबर का काम कर रहा है, उस तरीके का मैनुअल वर्क करके भी वो अगर कुछ अर्न कर रहा है तो भी उसका इनकम क्लब नहीं होगा।
क्योंकि वो भी उसका कहीं ना कहीं खुद का अर्न पैसा है। नेक्स्ट है एग्जेम्पशन फॉर अ माइनर चाइल्ड। अगर एक माइनर चाइल्ड टैक्स दे रहा है तो उसके लिए भी तो कोई एग्जेम्पशन होना चाहिए। तो उसके लिए 1500 रुपया एग्जेम्पशन है। मतलब अगर हम कहीं पर मैनुअल वर्क करके ब्रिक्स ये सब उठाकर महीने का 5000 रुपया कमाते हैं, तो हम साल का 60,000 कमाते होंगे। तो मेरे को 1500 रुपया एग्जेम्पशन मिल जाएगा। मतलब 60,000 में से 1500 माइनस करके हमको टैक्स देना पड़ेगा। दैट इज आई थिंक 58,500। तो मेरे को 58,500 पे टैक्स देना होगा। 1500 रुपया मेरे को छूट मिल जाएगा। When both husband and wife has substantial interest। अभी एकदम शुरू में हम बोले थे कि एक कंपनी है जिसमें मेरे हस्बैंड का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है मतलब वो शायद 20 या 20 से ज्यादा शेयर खरीद के रखे हैं, परसेंट 20% या 20% से ज्यादा उस कंपनी का शेयर खरीद के रखे हैं। इसलिए बोला जाता है कि उनका उस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। तो अब उस कंपनी में अगर मैं काम करती हूँ और मेरा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी मैं उस कंपनी में जॉब करती हूँ, तो उससे मुझे जो सैलरी मिलता है उस पे टैक्स मेरे हस्बैंड को ही देना पड़ेगा, क्योंकि उस कंपनी में उनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था। पर अगर सोचो हम दोनों का उस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, उन्होंने 20% शेयर खरीद रखा है, मैंने 25% शेयर खरीद रखा है, हम दोनों का उस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, and both do not possess any technical or professional qualification, then whose income shall be lower is clubbed, whose income is higher। अब इसमें क्या होगा, सोचो दोनों का ही, दोनों ही उस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, मतलब दोनों जन उस कंपनी का शेयर खरीद लिए हैं, एक जन 20%, एक जन 25%। तो दोनों का इस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और दोनों जन ही उस कंपनी में एम्प्लॉय बन गए हैं, कुछ सैलरी मतलब कुछ काम करते हैं। पर हम दोनों के पास ही कोई क्वालिफिकेशन, कोई नॉलेज नहीं है, सिर्फ इतना शेयर खरीद के रखे हैं इसलिए जॉब मिल गया है। तो फिर किसका इनकम किसके साथ क्लब होगा? जिसका इनकम कम है उसका जिसके साथ, जिसका ज्यादा है उसके साथ क्लब हो जाएगा। मतलब मेरा इनकम है उस कंपनी में काम करने से साल का 12 लाख और मेरे हस्बैंड का है 10 लाख, तो मेरे हस्बैंड का मेरे साथ क्लब हो जाएगा क्योंकि मेरा इनकम हाइयर है। कोई एक जन ही टैक्स दे सकता है, अगर नॉलेज नहीं है फिर भी जॉब मिल गया है एक ही जन टैक्स देगा। तो इस केस में जिसका इनकम हायर है उसके साथ लोअर वाले को क्लब कर देंगे।